वन। बच्चों, आज बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की। तो सबसे पहले आते हैं मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, सबसे उनका फोकस जो था वो केंद्र पर था। केंद्र को उन्होंने सबसे ज़्यादा मजबूत बना के रखा और केंद्र के अलावा पूरे मगध से पूरे मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अभिलेखों से ये पता लगाया जाता है कि आधुनिक पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, इन सारी जगह जो अभिलेख मिले हैं, जो संदेश मिले हैं, वो एक जैसे उत्कीर्ण हैं, एक जैसे हैं। तो क्या इतने बड़े साम्राज्य में एक जैसी शासन व्यवस्था करना संभव था? विद्वानों का इस पे मत है कि नहीं। भिन्न भिन्न प्रांतों में उनकी स्थितियां अलग थी, तो एक जैसा वहाँ पे शासन व्यवस्था करना संभव नहीं है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो उनका केंद्रीय शासन था उसको सबसे ज़्यादा सुदृढ़ रखा और उसके अलावा जो उनके मुख्य प्रांत थे उनको अपने नियंत्रण में और सही रूप से वहाँ पे शासन व्यवस्था चलाने के लिए कार्य किया। तक्षशिला और उज्जैनी, इन दोनों बड़े प्रांतों का महत्व इसलिए है कि लंबी दूरी के जो भी व्यापारिक मार्ग थे इनसे होकर के जाते थे, तो व्यापारिक उद्देश्य से दोनों का महत्वपूर्ण स्थान था। तीसरा है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी का तात्पर्य है सोने की खदान से था, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसका भी अपना महत्व था सोने की वजह से। मौर्य साम्राज्य में आवागमन की क्या व्यवस्था थी? थल और जल दोनों मार्गों से आवागमन की व्यवस्था थी, लेकिन चाहे थल मार्ग से या जल मार्ग से लोग जाते थे तो उनको वहाँ तक पहुँचने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि ज़रूर जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए यात्रा में आने जाने के लिए, ठहरने के लिए, खाने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रबंध किया जाता रहा होगा, क्योंकि वो व्यापार में बहुत सारी वस्तुएं लेके जाते थे। अगर उनकी सुरक्षा का प्रबंध नहीं होगा तो बहुत से उनको लुटेरे या डाकू उनके बहुमूल्य वस्तुओं को लूट लेंगे। तो इसलिए उनके रहने और सुरक्षा का प्रबंध निश्चित रूप से किया जाता रहा होगा। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है कि सैन्य व्यवस्था किस तरह से, सैन्य संचालन किस प्रकार किया जाता था। इसके लिए एक समिति और 6 उप समितियों में किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें पहला जो उप समिति में था, उप समिति का जो कार्य था नौसेना का संचालन, और दूसरा यातायात के रख रखाव का संचालन, तीसरा पैदल सैनिकों का संचालन, चौथा अश्वारोहियों का संचालन, पांचवा रथारोहियों का संचालन, छठा हाथियों का संचालन। उसके अलावा जो दूसरी उप समिति थी उसका कार्य था उपकरणों को ढोने के लिए खच्चर की व्यवस्था करना और बैलगाड़ी या खच्चर की व्यवस्था करना, दूसरा सैनिकों के भोजन की व्यवस्था करना, तीसरा जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, चौथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक नियुक्त करना। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के अधिकारी, कितने अधिकारी रहे होंगे, उनका कार्य क्या रहा होगा? अधिकारी को तीर्थ बोला जाता था। इनकी कुल संख्या 18 थी, जिसमें सबसे पहले मंत्री जो मुख्यमंत्री होते थे, राजा के बाद उनका स्थान होता था। उसके बाद पुरोहित का स्थान तीसरा होता था, जो पूरे राज्य का क्या कहते हैं उसको,
पुरोहित का कार्य होता है, दान दक्षिणा से संबंधित या इस प्रकार के राजपुरोहित उस समय होते थे, उनका ये कार्य था। तीसरा सेनापति होते थे जो पूरी सेना का प्रबंध देखते थे। चौथा होता था युवराज। उसके बाद राजा के बाद जो 5वें नंबर पे होता था वो युवराज का ही महत्व हुआ करता था। और अधिकारी में होते थे समाहर्ता जो राजस्व वसूलने का काम करते थे, संनिधाता जो कोषाध्यक्ष होते थे, नायक, नायक मतलब नगर के जो रक्षक होते थे उनको नायक उसको कहा जाता था। दंडपाल जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको दंडपाल कहा जाता था। दुर्गपाल, दुर्ग की रक्षा करने वाले अधिकारी को दुर्गपाल कहा जाता था। अंतपाल जो सीमा का रक्षक होता था उसको अंतपाल कहा जाता था। न्यायाधीश को व्यावहारिक कहा जाता था, जो मतलब व्यावहारिक है वो न्यायाधीश होता था। वैसे राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। अशोक ने राजत्व व देवत्व में संबंध स्थापित किया, मतलब राजत्व व देवत्व को मिलाकर के उसने राज्य किया। उसके कलिंग अभिलेख से उल्लेख मिलता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। मौर्य साम्राज्य में समाज किस प्रकार था, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। समाज उस समय 4 वर्ण में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों का समाज में सर्वोच्च स्थान था, उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता था। परंतु शूद्रों की भी स्थिति बहुत खराब नहीं थी, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। न्याय, उस समय राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त उसने रज्जुग नामक अधिकारी को न्याय करने के लिए नियुक्त किया हुआ था। मौर्य साम्राज्य में व्यापार, जो उनका व्यापार अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, उसमें पश्चिम एशिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, चीन आदि देशों से उनका व्यापार होता था। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी सुदृढ़ व्यवस्था होने के बावजूद, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद मौर्य साम्राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। 150 साल तक ही उसका शासन